प्रीवियस क्लास हम लोग देखें काफी चीज रिगार्डिंग फोर्स, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट अस सी वन इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम कहेंगे कि व्हेन ए फोर्स F acts on a body, body of mass m, the body accelerates। अब एक्सीलरेट्स का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी बदलता है, मतलब रेस्ट में था तो मोशन में आएगा, मोशन में था तो मोशन बदल जाएगा, है ना। बॉडी एक्सीलरेट्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन? आप लोगों को मालूम है, इट इज फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को मालूम है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर देना चाहता हूं। ए फोर्स ऑफ 10 to the power 3 dynes acts on a body of mass 4 kg. What will be acceleration of body in meter per second square? ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप में से हर कोई इसको कर सकता है। Let us, हम तो जानते हैं कि एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, लेकिन जब हम ये रेशियो निकालेंगे हमें देखना है कि सारा चीज एम केस में है या फिर सीजीएस में, किसी एक में रखना है। चलो एम केस में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 kg दिया है। अगर हम इसको एम केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एम के एस यूनिट सिस्टम में, तो आप कहोगे 10 to the power 3 dynes is equal to how much Newton? You know 1 Newton is 10 power 5 dynes, है कि नहीं? 1 Newton is 10 power 5 dynes, so this will be equal to how much? 1 Newton is 10 power 5 dynes, तो ये कितना डाइन्स हो गया? 10 power 3 dynes, मतलब 1/100 न्यूटन। 1/100 न्यूटन। अगर ये 1/100 न्यूटन हुआ तो एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। 1/100 डिवाइडेड बाय 4, तो नीचे आएगा 4, so it is 1/400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सारे को हम एम केस में कन्वर्ट कर दिए हैं। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया, अगला क्वेश्चन बोलिए। Here is a block, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इधर से आप दे रखे हो 25 न्यूटन फोर्स, इधर से दे रखे हो समथिंग लाइक 12 न्यूटन फोर्स, और ये ब्लॉक का मास है 4 kg। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। कितना सिंपल है सर, हम लोग तो जानते हैं इसको। ये पहले हम निकालते हैं नेट फोर्स। फोर्स क्योंकि वेक्टर है तो ये इधर को 25 न्यूटन, इधर को 30 न्यूटन हुआ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, लेकिन ये फोर्स उल्टा डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे -13। कितना हो गया? 12 न्यूटन। मास कितना दिया है? मास दिया है 4 kg। तो एक्सीलरेशन तो कोई भी बोल सकता है, नेट फोर्स बाय मास इज 12/4 इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके स्कूल में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे देना पड़ा। अच्छा, ये एक्सीलरेशन निकालने वाली चीज आपको सबको आता है। तो बेसिकली एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाय द मास। ठीक है,
a body is said to be in equilibrium, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, if it has no acceleration, if it has no acceleration, अगर बॉडी के पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। कोई एक्सीलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है मतलब एक्सीलरेशन के चलते वेलोसिटी बदलता है। एक्सीलरेशन इज आल्सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कितना जल्दी जल्दी वेलोसिटी बदलता है तो आपको उतना ज्यादा एक्सीलरेशन है ना। अच्छा, तो हम कहेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सीलरेशन, अगर इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम, net force acting on the body must be zero, है कि नहीं? नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। अच्छा, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। एग्जाम्पल्स क्या हुआ? ए बुक केप्ट ऑन टेबल, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस। ए कार मूविंग विथ constant velocity or constant speed along a straight line, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? Yes, because when it is moving with constant speed along a straight line means velocity is constant। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो हम कहेंगे अब इसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। वेलोसिटी नहीं बदल रहा है को अदरवाइज कहते हैं उसका एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है का मतलब नहीं है कि वो रेस्ट में है, हो सकता है द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला, एट इक्विलिब्रियम a body is either at rest or moving with constant velocity। हाँ, चलिए इतने सारे चीज हम लोग अभी देखे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज की एक आर्टिकल को मैं डेवलप करने की कोशिश करूंगा। आज के आर्टिकल को थोड़ा आप लोग और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इस चीजों को हम लोग बहुत डिटेल्स में भी देखेंगे बाद में। नेक्स्ट आई वांट टू से यू समथिंग अबाउट ए फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं FBD। कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है उस बॉडी का डायग्राम को करना है और उसके ऊपर जितने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं सारे को दिखाना है। राइट, इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। It is the isolated body diagram where all external forces acting on the body
proper direction and point of application। क्या क्या मतलब है? थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नया टर्म आ गया, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर इसके बलबुते पर मैं आज की चैप्टर को आगे डेवलप करने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आगे आज इसकी बलबुते पर डेवलप करने वाला हूँ। ठीक है, यस। चलिए, सपोजिंग हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा है कि चलो मानते हैं कि ये एक स्फीयर है। ये स्फीयर को यहां से झुला के रखा गया है बाय ए थ्रेड। अब हमें देखना है कि ये स्फीयर तो बंधा हुआ है, मतलब पक्का ये रेस्ट में होगा। रेस्ट में है मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहेंगे, किसका? स्फीयर का, तो क्या लिखेंगे? हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया स्फीयर। चलिए ढूंढते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे फोर्स आ रहे हैं। हम तो जानते हैं कि फोर्स तो दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कब आता है? जब कोई टच करके इसको देता है। इसके साथ कौन कौन टच में है? ये थ्रेड और ये वाल, ये दोनों फोर्स दे रहे होंगे। टच में जो है वो फोर्स दे सकता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसके ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटी। अर्थ इज पुलिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमें दिखाना है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या आ रहा है? ये बाहर है और इसको कुछ फोर्स दे रहा है, ये वाल भी फोर्स दे रहा है। चलिए हम इसको फ्री करते हैं। नाम क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम। लेट अस मेक द बॉडी फ्री। किसको पूछोगे क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बोले हाँ, रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में। क्यों है? क्योंकि बंधा हुआ है, वाल है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम में। इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ द थ्रेड एंड द वाल। रिमेंबर, इट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। चलो देखते हैं क्या क्या फोर्स आ रहा है। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड ये बॉल को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, पता नहीं सर। चलो काट के देखते हैं। काट देंगे तो ये गिर जाएगा। अब ये गिर नहीं रहा था, मतलब थ्रेड पुल करके रखा था कि पुश करके रखा था? पुलिंग। सो देयर मस्ट बी ए पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स ऑफ द थ्रेड इज कॉल्ड टेंशन। अच्छा, ये वाल ये बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? सोचते हैं, वाल को निकाल दो, बॉल भाग आएगा इधर। बॉल नहीं आ रहा है, क्यों? वाल उसको पुश करके रखा है। यस 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 यस। कोई एक फोर्स, कितना फोर्स मालूम नहीं। और ये तो हो गए दो कॉन्टैक्ट फोर्स। और क्या है? और हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? उसका वेट। वेट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये बॉल के ऊपर ये तीन फोर्स आ रहे हैं। ये फोर्स कितने कितने हैं मालूम नहीं है, लेकिन ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो। इसीलिए तो ये रेस्ट में है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर T इज ए वेक्टर, F इज ए वेक्टर, W इज ए वेक्टर, तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो जीरो पक्का है। T कितना मालूम नहीं, F कितना मालूम नहीं, वेट कितना मालूम नहीं, जो भी हो वो ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि सम ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स मस्ट बी जीरो। इसीलिए तो रेस्ट में है कि नहीं? कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो पक्का उसके ऊपर आते हुए सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। तो हमें दो चीज सीखना है इसमें से। एक तो हुआ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। वी हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोग समझने की कोशिश करोगे। चलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर एक लेडर रखा हुआ है। ये एक लेडर है, ये एक लेडर है, ऐसा एक लेडर है, और यहाँ पर ऐसा एक स्टेप है, और ये लेडर इसके बीच में फंस गया है। हमें पता करना है कि ये लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम में
how many forces are there? Question is how many forces are acting on the ladder? हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना है। क्या बता सकते हो लेडर के ऊपर कितना तो फ्री बॉडी डायग्राम आ रहे होंगे? कितना तो फोर्स आ रहे होंगे? कितना तो फोर्स आ रहे होंगे फ्री बॉडी डायग्राम में? कितना तो फोर्स? फोर्स तो दो किस्म का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए पहले ये लेडर को फ्री करते हैं। फ्री पहले सोचो ये लेडर को फ्री करते हैं। पहले वार निकाल देंगे, वार निकाल देंगे तो ये गिर जाएगा। अभी गिर नहीं रहा है, मतलब ये जो लेडर की बात हम कर रहे हैं उस लेडर को वार पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। ये कोई फोर्स F1 से, कितना फोर्स मालूम नहीं। अच्छा ये फ्लोर को निकाल देंगे, ये नीचे गिरेगा? नहीं गिर रहा है, मतलब फ्लोर इसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? फ्लोर इसको पुश कर रहा है, तो गिर जाएगा ना। फ्लोर पुश करके रखा है, वो पुशिंग पुलिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये स्टेप को निकाल देंगे ये फिसल जाएगा, फिसल जाएगा कि नहीं? फिसल जाएगा, मतलब ये जो स्टेप है इसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। ये हो गए 3 कांटेक्ट फोर्स। क्या इतने ही फोर्स है? नहीं, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है। और क्या है? वेट कहां पे एक्ट करता है? एट दी सेंटर। ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। समझ में आ रहा है? क्या ऐसा कोई भी केस देने से आप बता सकते हो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? लेट अस। चलिए तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये सारा चीज को थोड़ा ऐसे रख लेता हूं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर एक सिलेंडर है, हियर इज ए सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर 2 स्फीयर रखे हुए हैं। ये एक है, ये दूसरा है। देयर आर 2 स्फीयर्स A एंड B। ऑब्वियसली वो इसके अंदर फंसे हुए हैं तो रेस्ट में है, दे आर एट रेस्ट। हमें पता करना है हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन A एंड हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन B। अगर हम A का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन A, हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन B। ध्यान रहे कि फोर्स देखिए 2 किस्म का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए A के बारे में देखते हैं। क्या आप बता सकते हो A के ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं? देखिए ये जो वाल है सिलेंडर का, ये इसको पुश कर रहा होगा कि पुल कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा। देयर मस्ट बी सम फोर्स, कॉल इट F1। ये B A को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है, कॉल इट F2। ये F1 था, ये F2 हो गया। और क्या है? और वेट, यस। सो देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन A। नहीं, यस। B के ऊपर सोचो तो यस, आयुष बोल रहा है कि 4 है, बहुत बढ़िया है, आयुष को जल्दी जल्दी समझ में आया। B के बारे में सोचते हैं, B के ऊपर कितने फोर्स है? ये वाल बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। अच्छा कितना फोर्स? कॉल इट F3। और फ्लोर इसको पुश कर रहा होगा विद सम फोर्स F4। और A B को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुश कर रहा है। कितने फोर्स में? अरे फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स में B A को पुश कर रहा था, उतने ही फोर्स में A B को पुश कर रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। आर यू गेटिंग? इक्वल एंड अपोजिट। देखो यही F2 यहाँ पे आ गया। And in addition to that, there must be a weight. So you find there are 4 forces are acting on B and 3 forces acting on A. क्या समझ में आ रहा है? हैं? तो आपको ऐसे सारे फोर्स दिखना चाहिए। ये सारे हम डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ चाहिए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए
ट्रक जिसके अंदर दो सिलेंडर रखे हुए हैं, ये एक सिलेंडर है, ये एक दूसरा सिलेंडर है। देयर आर टू सिलेंडर्स एंड दे आर केप्ट लाइक दिस। सिलेंडर से मतलब ऐसा है, अरे सिलेंडर से तो ऐसे है ना, सिलेंडर को कैसे दिखाएंगे? यू आर सीइंग द सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। अब हुआ ये है कि इनके ऊपर और एक सिलेंडर रखा हुआ है, इनके ऊपर और एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये क्या बता सकते हो? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। हाउ मेनी फोर्सेस? एक ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश कर रहा होगा, और वेट, यस। तो आप लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगा है। अब हम फिर से वापस चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए। Which of following bodies are in equilibrium? मैं आपको कुछ कैसे दिखा रहा हूं। कोई एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक के ऊपर इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स, ऐसा एक फोर्स, ऐसा एक फोर्स दिया है। ये 10 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? दूसरा केस, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है जिसके ऊपर आ रहा है 6 न्यूटन, और ये आ रहा है 8 न्यूटन, और ये आ रहा है 12 न्यूटन। क्या ए और बी इक्विलिब्रियम में है? सोचना है। Which of the following bodies? Which of the following bodies? Which of the following bodies are in equilibrium? हाँ, देखो तो इसमें इधर को कितना फोर्स है भाई? 10 + 6 16 + 5 21 + 8 है ना। इधर को 3। क्या नेट फोर्स कितना है आप निकाल सकते हो? नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन दिस इज, नेट फोर्स ऑन दिस इज इक्वल टू 5 + 8 + 10 + 6, उल्टे डायरेक्शन में 3 है। क्या ये 0 है? नहीं है। ये 13 + 10 23 + 6 29, आंसर हो गया 26 न्यूटन। सो नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए था? 0। मैं ये दूसरा वाला केस में थोड़ा सा बदलाव करता हूं ताकि आपको वेराइटी मिल जाए। सपोज आई मेक इट 14 न्यूटन। हाँ, नाउ इन दिस केस बताओ नेट फोर्स क्या है? 6 + 8 - सो इन इक्विलिब्रियम। ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ रहा है ना। तो आप कहोगे ये वाला केस इक्विलिब्रियम में है, ये वाला केस इक्विलिब्रियम में नहीं है। हो गए, काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि और क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ एम फॉर इक्विलिब्रियम। एम का वैल्यू क्या होने से ये इक्विलिब्रियम में आएगा? मैं केस बदल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये है मास m और इधर है कोई मास 6 kg का। कितना होना चाहिए m का वैल्यू कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? m का वैल्यू कितना होने से सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? 6 kg। ऑब्वियसली 6 kg, सबको समझ में आ रहा है। इधर 6 kg, इधर 6 kg होगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट देन लेट अस फॉलो ए प्रोसेस, क्योंकि ये तो सिंपल केस था, हर कोई देख के बोल दिया बिना कैलकुलेशन का। आगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्रेड्स आएंगे, तो चलो थोड़ा सोचते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg, थोड़ा ध्यान से देखो। 6 kg का हम फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक तो हुआ उसका वेट, है ना, और ये थ्रेड 6 kg को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। यू से इट इज टेंशन T।
अच्छा टेंशन आप जानते हो थ्रेड में हर जगह टेंशन बराबर होगा इन कंटिन्यूअस थ्रेड, है कि नहीं? इसका मतलब इसमें से क्या पता चला, हमें तो दिख रहा है फॉर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए T कितना होना चाहिए 6 इंटू जी 60 न्यूटन। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M, अगर M का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, M के ऊपर क्या फोर्सेस आ रहे हैं, एक mg आ रहा है और एक इसके ऊपर भी टेंशन आ रहा है। फॉर इक्विलिब्रियम T मस्ट बी इक्वल टू mg, जबकि T हम पहले से देख चुके हैं 6g था, दैट इज इक्वल टू mg। इससे क्या मिला कि m इज इक्वल टू 6 kg। क्या आपको समझ में आ रहा है? मेथोडोलॉजी समझ में आ रहा है? आंसर तो सबको आता है, आंसर सबको आता है, बट हाउ आई एम यूजिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, क्या समझ में आ रहा है? यस। अब इस मेथोडोलॉजी को यूज करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होंगे कि आप देख के बता दोगे। जैसे आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन नाउ, सी द क्वेश्चन केयरफुली। समझ में आ गया सबको? इसे समझा देते हैं, चलिए, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी आगे यूज होगा। ऐसे देख के हर कोई बोल सकता है ये 6 kg होगा, दोनों तरफ बराबर वेट होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो 6 kg मास है उसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो वी हैव टू शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन 6 kg। क्या एक्सटर्नल फोर्स होता है? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? जो इसके साथ टच में है, कौन है? थ्रेड पुल कर रहा है, हाँ ग्रेविटी खींच रहा है, वेट है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब T अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये चीज समझ में आ रहा है? सो T मस्ट बी इक्वल टू 6g फॉर इक्विलिब्रियम। चाहो तो मैं और थोड़ा एलाबोरेट करके लिखूंगा यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम आई विल राइट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये समझ में आना चाहिए। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जितना होगा डाउनवर्ड फोर्स उतना होगा, लेफ्टवर्ड फोर्स जितना होगा राइटवर्ड फोर्स उतना होगा। तभी तो लेफ्ट को जितना फोर्स है राइट को उतना फोर्स होगा तो इक्विलिब्रियम में, ऊपर को जितना फोर्स होगा नीचे को उतना फोर्स होगा तो इक्विलिब्रियम है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि ये अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। उससे क्या पता चला कि T मस्ट बी इक्वल टू 6g। सिमिलरली हम M का फ्री बॉडी डायग्राम किए, फॉर इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या मिलेगा? अपवर्ड है T, डाउनवर्ड है mg, जबकि T का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। सर यहाँ का T यहाँ का T बराबर है क्या? हाँ, थ्रेड में टेंशन हर जगह बराबर होता है, तो T के जगह 6g डाल दी, 6g इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू 6 kg। क्या सबको समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन, फाइंड m फॉर इक्विलिब्रियम। assume pulleys to be massless, smooth and massless, क्योंकि स्मूथ होने से टेंशन बराबर होगा। हाँ, तो मैं एक अरेंजमेंट देता हूँ। ये कोई थ्रेड है, इधर कोई पुली लगा है, थ्रेड ऐसे गया, इधर कोई पुली लगा है। ध्यान से देखना बेटा, ये है कोई मास 6 kg का और ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम पता करना चाहते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम। What should be the value of m for equilibrium? मैं ये अरेंजमेंट को और भी कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता हूँ, but then you must proceed systematically। कैसा करेंगे? मैं करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं करता हूँ। We start with फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसी एक का 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। चलिए देखते हैं 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 6 kg? 2 forces, a thread is pulling, a weight is downward acting। तो आप कहोगे for equilibrium, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में m इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, for equilibrium upward force must be equal to downward force,
है कि नहीं? अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों को बराबर होना जरूरी है। डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स बराबर है। मतलब हुआ ये कि T must be equal to 6G। ओके, पुट इट इन इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं, हड़बड़ा मत। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। तो चलो देखते हैं एम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एम के साथ एक पुली लगा हुआ है ना? एम के साथ पुली को मिला के एक सिस्टम बना लेते हैं। अब इसके ऊपर वेट तो आ ही रहा है, और क्या है, ये पुली को ये थ्रेड भी खींच रहा होगा, ये थ्रेड भी खींच रहा होगा, और क्योंकि एक कंटिन्यूअस थ्रेड है तो टेंशन तो हर जगह बराबर होंगे। यहाँ पे भी देखो तो इधर को टेंशन T है, इधर को भी टेंशन T है। समझ में आया क्या? मैं इसको यहाँ से काट के देख रहा हूँ। When I make it free from all these contacts, ये थ्रेड भी खींच रहा है, ये थ्रेड भी खींच रहा है, दोनों बराबर टेंशन में खींच रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? फॉर इक्विलिब्रियम 2T must be equal to mg, जबकि T कितना था भैया? 6G। मल्टीप्लाई करो तो 2 into 6G is equal to mg, मतलब m कितना हो गया? 12 kg। वाओ, है ना इंटरेस्टिंग? समझ में आ रहा है क्या? See this interesting question. Listen to the question first. हमें ये हुक को छत से उखाड़ना है। हमारे पास एक रस्सी था, तो मैं रस्सी को बांध के खींच रहा हूं। सपोज मैं F फोर्स में खींच रहा हूं, और इस केस में मेरा खींचने की ताकत है F, ये यहां पर भी F फोर्स में खींच रहा हूं। दूसरे केस में एक रस्सी को इसके अंदर फांस के लाया, दोनों एंड को पकड़ के F में खींचा। तीसरे केस में रस्सी का एक एंड को जमीन पे कहीं बांध दिया हूं, अब थ्रेड इधर से आया, एक तरफ को पकड़ के खींच रहा हूं। कौन सा केस में हुक आसानी से उखड़ जाएगा? आपको सोचना है। चलिए सोचते हैं। पहला केस में आप मेरे हाथ को देखो, यहाँ पे मैं पकड़ के खींच रहा हूं। अगर मैं अपना हाथ का इक्विलिब्रियम देखता हूं, तो यहाँ पे कुछ एक फोर्स है, यहाँ पे कोई एक फोर्स है, और उखड़ने से पहले ये फोर्स ऐसा है। सो व्हाट इज द टेंशन? टेंशन इज इक्वल टू F। जब मैं जोर लगा के खींचा, T इज इक्वल टू F हुआ। तो यहाँ पे ये थ्रेड इसको भी तो खींच रहा है, कितने फोर्स में? टेंशन। तो हुक के ऊपर क्या फोर्स आया? F। हुक के ऊपर फोर्स आया F। दूसरे केस में देखो, जब मैं इसको दोनों एंड को पकड़ के ऐसे खींचा, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल यूटिलिटीज, दोनों एंड को पकड़ के खींचा, मेरे हाथ अभी भी रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे? हाथ के बारे में सोचो। हाथ को अगर हम थ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर दो फोर्स आ रहा है, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे, टेंशन दोनों में बराबर है, तो 2T इज इक्वल टू F। अब इसको कौन खींच रहा है? इसको भी खींच रहा है T, इसको भी खींच रहा है T, तो इसके ऊपर क्या फोर्स है? वो भी 2T है, नीचे की तरफ 2T फोर्स में खींच रहा है, तो कितना फोर्स आया? F। इसमें भी आप F में खींचे तो इसके ऊपर F फोर्स आया, इसमें भी आप F में खींचे तो इसमें भी F फोर्स आया। तीसरे केस में when you pull it with force F, सोचो ये थ्रेड के बारे में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ये थ्रेड के केस में क्या हो रहा है कि ये टेंशन है T, तो आप कहोगे T इज इक्वल टू F। और इसके बारे में सोचो तो इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहे हैं? ये दोनों थ्रेड खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस? 2T। अगर T है F, 2T कितना है? यस। कौन सा केस में आसानी से उखड़ जाएगा ये? अगर एक एंड को नीचे बांध देंगे, दूसरा एंड को पकड़ के खींच लेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। दोनों एंड को पकड़ के खींचोगे, नहीं होने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट रियली अंडरस्टूड? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ थ्रेड्स कैन बी यूज्ड। हाँ, थर्ड तो आसानी से निकल जाएगा। कौन सा वाला केस में? थर्ड वाला केस में। ये थर्ड केस है, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है।
कौन सा केस में ये हुक आसानी से उखड़ जाएगा? हम बात कर रहे थे कि थर्ड वाला केस में जब हम इसको F फोर्स में खींच रहे थे तो थ्रेड भी मेरे को खींच रहा था, कितना T हो गया F। अच्छा ये अगर टेंशन T यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो टेंशन T है, तो इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? थ्रेड दोनों तरफ से खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है T में, इधर भी खींच रहा है T में, तो इसके ऊपर क्या फोर्स आया? 2T। बट T अगर F है तो 2T कितना है? 2F। अगर आप यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स में खींचोगे इसके ऊपर फोर्स आएगा 20 न्यूटन, इधर आप 10 न्यूटन में खींचोगे इसके ऊपर फोर्स आएगा 10 न्यूटन, इसको आप 10 न्यूटन में खींचोगे इसके ऊपर फोर्स आएगा 10 न्यूटन। तो कौन सा केस में हुक जो है छत पे लगा था वो आसानी में उखड़ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस में। चलिए समझ में आने लगा है ना? तो ये क्वेश्चन क्या था? इन विच केस द हुक कैन बी uprooted from the roof। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये है कोई थ्रेड, ये आया पुली, ये हो गया दूसरा पुली, ये फिर आया पुली, और ये हो गया ऊपर गया, ये हो गया तीसरा पुली, और ये हो गया मान लो 4 kg का मास। अब ये दोनों पुली को मिला के एक ब्लॉक झूल रहा है, पूछा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम, फाइंड m फॉर इक्विलिब्रियम। assume pulleys to be smooth and massless, smooth and massless। ये हो गया क्वेश्चन। आपको n का वैल्यू बताना है ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। यू हैव टू मेक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपके काम बन जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइए। करेक्ट दैट यू टोल्ड इट इज 16 kg, दैट इज वेरी करेक्ट। कितने जल्दी आप लोग सोच लेते हो, लेकिन मैं तो सोच नहीं पाता हूं, तो इसीलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड में जाता हूं। पहले करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। कितना है 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम? 4 kg के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, ऊपर T है, नीचे की तरफ 4G है, और ये इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम आप कहोगे T मॉट बी इक्वल टू 4G। यहां तक तो सबको समझ में आया। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये हो गई M के साथ लगाए हैं 2 पुली का तो अपना कोई वेट नहीं है, और मैं M को फ्री कर दिया हूं। देखो ये थ्रेड्स ऐसे हैं। नहीं, अगर मैं पुली को यहां से कट करता हूं, यू सी हाउ आर द फोर्सेस, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस नाउ? द फोर्सेस आर इसका वेट, इधर का टेंशन, इधर का टेंशन, इधर का टेंशन, इधर का टेंशन। सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, T हैज टू बी सेम। क्या समझ में आ रहा है? अब आप क्या कहोगे? फॉर इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना है? हाउ मच इज अपवर्ड फोर्स? 4T दैट इज इक्वल टू mg। T कितना है? 4G, तो डालो T के जगह 4G, हो जाएगा 16G इज इक्वल टू mg। मतलब m कितना है? 16 kg। है ना मजेदार क्वेश्चन? देखो, कोई वजनदार चीज को, मान लो 16 kg का चीज को उठाने के लिए आप एक 4 kg का चीज यूज कर रहे हो। कहने का मतलब है बाय पुलिंग ए विथ ए फोर्स ऑफ ओनली 40 न्यूटन यू कैन लिफ्ट किसको? ए मास ऑफ 160 न्यूटन विथ नेसेसरी पुली अरेंजमेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? कितना इंटरेस्टिंग। अगर कोई कार है, कोई कार का वजन है, सपोज ऐसे इट इज 200 kg, योर वेट इज ओनली 50 kg और 51 kg, तो अगर आप ऐसे अरेंजमेंट कर लोगे, इधर से आप झूल जाओगे तो 50 kg वाला कार उठने लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि 51 है, 50 होता तो इक्विलिब्रियम में रहता, 51 है। अपनी वेट से आप अपनी कार को उठा रहे हो, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कार है, लिफ्ट हो रहा है।
आर यू गेटिंग? दीज आर द टर्म्स कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, वो हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। छोटा सा फोर्स लगा के वजनदार चीज को उठाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कैसे सोचते हो। अच्छा, यहाँ पे हुआ यूं है कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। इसमें हुआ ये है कि यहाँ से कोई एक थ्रेड गया है, वो ऐसा किसी पुली में लग के इधर आया है, फिर इधर किसी एक पुली में लग के इधर गया है, फिर इधर एक पुली में लग के इधर गया है, और इधर आके किसी एक खंबे के साथ इसको गाड़ दिया गया है। अब हुआ क्या अरेंजमेंट, ये पुली इसके साथ लगा है और इसके साथ लग के रखा है और एक ब्लॉक। सी दिस अरेंजमेंट। क्या ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा है? दिस अरेंजमेंट इज अंडरस्टूड। अब क्या है कि अगर मैं इसको कुछ फोर्स लगा के खींच रहा हूं, से ऐसे 100 न्यूटन मैं इधर से खींचना चाहता हूं, सपोज ऐसे द फोर्स हियर इज F, और मैं इधर से कोई दूसरा खींच रहा है 100 न्यूटन फोर्स में, कोई इसको खींच रहा है इधर 100 न्यूटन में, कोई इसको खींच रहा है इधर को F में। मैं चाहता हूं कि दोनों में से कोई भी ना मूव करे, तो क्या होना चाहिए F का वैल्यू? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हो गया फाइंड F, फाइंड F, फाइंड F फॉर इक्विलिब्रियम। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, क्या आप लोग ट्राई कर पाओगे इसको? यस यस, लेट अस मेक द सॉल्यूशन। आप में से काफी लोग सही आंसर बोल दिए, काफी लोग उल्टा पुल्टा बोल दिए। चलिए देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, फ्री बॉडी डायग्राम में सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। ए के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, ए के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। इधर लगा है पुली, इधर लगा है पुली, और इधर से कोई खींच रहा है, कितना 100 न्यूटन फोर्स में, और ये पुली के सहारे थ्रेड्स को पुल कर रहे होंगे। यू नो द टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द थ्रेड हैज टू बी सेम। तो हम कहेंगे ये T है, ये T है, ये T है, ये T है। फॉर इक्विलिब्रियम 4T must be equal to 100, T must be 25 न्यूटन। हाँ समझ में आ गया, T हो गया 25 न्यूटन। अब हम निकालना चाहते हैं F। आई गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। B का फ्री बॉडी डायग्राम करके देखिए तो क्या दिख रहा है। B के साथ एक थ्रेड लगा है और एक पुली लगा है, पुली के साथ दो थ्रेड लगे हैं, 1 2 3, तो 3 फोर्स आ रहे हैं, और इधर से फोर्स है F। तो आप क्या कहोगे? फॉर इक्विलिब्रियम F मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? T। T T कितना हो गया? 3T, और T कितना है? 25। तो आत्मनिष्ठ का आंसर तो सही आ गया, 3 into 25 is 75 न्यूटन। वेरी गुड, मेनी ऑफ यू कुड थिंक इट प्रॉपर्ली। सो द फोर्स रिक्वायर्ड इज 75 न्यूटन। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, सोचना। ये है कोई पुली, ये गया थ्रेड ऊपर, ये हो गया दूसरा पुली, ये हो गया तीसरा पुली, और यहाँ से थ्रेड घूम के आया, इधर लगा है एक पुली। अब ये पुली का मासेस दिया हुआ है, पुली का मासेस दिया हुआ है। क्या दिया? ये पुली 6 kg का है और ये पुली m kg का है। इन फिगर शोन पुलीज आर स्मूथ। मैं ऐसा क्यों लिखता हूं? क्योंकि स्मूथ होगा तभी टेंशन दोनों तरफ बराबर होगा। स्मूथ पुली में टेंशन हर जगह बराबर होगा, नहीं तो टेंशन बराबर नहीं होगा। ठीक है, पुलीज आर स्मूथ। अगर पुली स्मूथ है, फाइंड फाइंड M फॉर इक्विलिब्रियम। क्या आप में से कोई ट्राई करेगा इसका आंसर को?
नहीं, एक का दिया है 6 kg, दूसरा दिया है m, और ये ऊपर वाला तो फिक्स्ड है, वो तो मूव नहीं कर सकता। ये का मास दिया है m, क्लियरली आपको दिख रहा है। आपको तो m का वैल्यू बताना है, ये m का वैल्यू बताना है आपको। मैं करता हूं इसको, कितना सिंपल है। पहले देखते हैं 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg। सोचो तो ये 6 kg का पुली है, थ्रेड ऐसे खींच रहा, ये थ्रेड ऐसे खींच रहा, क्या हर जगह टेंशन बराबर होगा? हाँ होगा, कंटिन्यूअस थ्रेड है, नीचे की तरफ है 6G, तो आप कहोगे फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या कहोगे 2T = 6G, मतलब T हो गया 3G। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गया। फॉर इक्विलिब्रियम T = 3G। ठीक है, चलो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M के ऊपर कितना ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, पहले ये बताइए। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन M? देखो, एक थ्रेड इधर खींच रहा है, एक थ्रेड इधर खींच रहा है, क्या ये थ्रेड खींच नहीं रहा है? हर एक थ्रेड खींच रहा होगा और उसका वेट होगा mg। इधर क्लियर? ये अब आप क्या कहोगे? फॉर इक्विलिब्रियम ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर होना जरूरी है, मतलब mg कितना हुआ? t के बराबर। t कितना था? t was 3g, मतलब m कितना हो गया? 3 kg। क्या सबको समझ में आया? यस, देखो फॉर इक्विलिब्रियम द मास m शुड बी इक्वल टू 3 kg। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? बस थोड़ा, कहाँ थ्रेड चेंज हुआ? इट इज द सेम थ्रेड कंटिन्यूइंग। एक ही तो थ्रेड है, अलग थ्रेड कहाँ है? सेम थ्रेड होने से टेंशन हर जगह बराबर होता है, अलग अलग थ्रेड होने से टेंशन अलग अलग हो जाएगा। थ्रेड तो एक ही है, तो हम कहेंगे ये टेंशन हर जगह बराबर होगा, क्योंकि इन कंटिन्यूअस थ्रेड टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक है, आप लोग काफी कोशिशें कर रहे हो। अब मैं थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, देखने के लिए कि आप लोग कैसे कर रहे हो। सपोजिंग आई से हियर इज ए पुली, here is a pulley, from that pulley a thread is connected like this, and the other end of the thread is connected to another pulley, and from that again another thread is coming like this। थोड़ा ध्यान से देखना, ये कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है मास m का, और यहाँ पर कुछ झूल रहा है। क्या झूल रहा है? 2 kg का मास झूल रहा है। ये बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। In figure, all pulleys are smooth and massless. Find M for इक्विलिब्रियम। m कितना होने से सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, आपको सोचना है और सोच के इसका आंसर को जमा करना है। देखते हैं m क्या होने से इक्विलिब्रियम में रहेगा। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पहले बताओ, क्या यहाँ पर टेंशन T1 अगर हुआ तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? सेम थ्रेड है, सेम T1। अच्छा, क्या यहाँ पर भी टेंशन T1 होगा? नहीं, ये तो दूसरा थ्रेड है, ये T2 होगा। यहाँ पर अगर T2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? T1 की T2 होगा। ये समझ में आ गया, बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। अब बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आता है तो सीधे सीधे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो पहले लिखता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg
2 kg को देखो तो क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ है T1, नीचे की तरफ है 2G फॉर इक्विलिब्रियम। हमें समझ में आया T1 = 2G, कोई दिक्कत नहीं है। इस पुली का नाम दे दो P। चलो कहते हैं थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली P। P पुली को देखो तो इसका तो कोई मास नहीं है, पुलीज आर मासलेस, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स है T2, नीचे की तरफ है T1, इधर कितना है T1, मतलब T2 कितना हुआ 2T1, दैट इज इक्वल टू 4G। T1 2G था, 4G। नाउ थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M, थोड़ा ध्यान से देखो, M हो गया ये, M के ऊपर वेट आया mg, ऊपर की तरफ ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये T1 में खींच रहा है, ये T2 में खींच रहा है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। T1 था 2G, T2 था 4G, सो 2G प्लस 4G इज इक्वल टू mg, मतलब m कितना हुआ 6 kg। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं कि डाउट रह रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस, ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है, ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए मैं इसको थोड़ा और ऊपर उठा देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। यस, क्या सबको ठीक ठाक समझ में आया? क्या आज की क्लास बहुत मजा आया कि थोड़ा थोड़ा मजा आया? बहुत मजा आया। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, अगली क्लास फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।